हेलो, वेलकम टू आईएफएस फिजिक्स चैनल। स्वागत है आप सभी का आईएफएस फिजिक्स चैनल पे। और हम आपके लिए एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका टीएएफआर एग्जाम से है। ठीक, टीएएफआर एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। इसीलिए मैंने सोचा कि आपके लिए इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए विद कॉन्सेप्ट। ओके, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक मास है m जो कि ट्रेवल करता है इन स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v0 परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म स्टिक ऑफ मास m एंड लेंथ l। ये एक m मास है जो कि v0 वेलोसिटी से ट्रेवल करता है ऐसे किसकी तरफ, एक रॉड की तरफ। इस रॉड का भी मास m है और इसकी लेंथ कितनी है, l है। ठीक, उसके बाद इन्होंने दिया है विच इज इनिशियली एट रेस्ट। तो जो आपकी रॉड है वो इनिशियली में रेस्ट पे है। तो ये आपकी इनिशियल सिचुएशन है अगर हम कहें तो। ठीक, आगे चलते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्टिक टू द पाथ ऑफ द ट्रेवलिंग मास इज h। सी फिगर, आप फिगर देख लीजिए कि जो पार्टिकल है उसकी ये रॉड के डिस्टेंस से, जो रॉड के सेंटर से जो डिस्टेंस है ये दिस इज h। ओके, रॉड के सेंटर से डिस्टेंस h गिवन है। नाउ द ट्रेवलिंग मास m कोलाइड इलास्टिकली। इस पे थोड़ा सा हम ये एक बॉक्स बनाते हैं। इलास्टिक कोलिजन हो रहा है विद द स्टिक, स्टिक से इलास्टिक कोलिजन किया। एंड सेंटर ऑफ द स्टिक एंड मास mm आर ऑब्जर्व टू मूव विद इक्वल स्पीड v आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन के बाद में जो ये मास m है इसकी भी स्पीड v है और जो रॉड है उसके सेंटर की भी स्पीड v है। ठीक, एज्यूमिंग दैट ट्रेवलिंग मास m कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट मास। जो ये ट्रेवलिंग मास है m, इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, पॉइंट मास के जैसे। ऐसा भी हमको गिवन है। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का जो सेंटर के अबाउट है वो ml²/12 होता है, हमको पता है क्योंकि रॉड यूनिफॉर्म है। यहीं पे इन्होंने मेंशन किया है यूनिफॉर्म स्टिक। इट फॉलोज दैट डिस्टेंस h मस्ट बी। तो h का कितनी वैल्यू रही होगी, l/2, l/4, l/√6, l/√3, l/3। कैसे इस क्वेश्चन को किया जाए, ये प्रॉब्लम है। तो इनिशियल सिचुएशन ये है, फाइनल सिचुएशन ये है। रॉड कहीं पे हिंज्ड नहीं है। ठीक, कहीं पे भी रॉड आपकी हिंज्ड नहीं है, ये बस रखी हुई है इनिशियली रेस्ट पे। तो ऐसा अगर सिचुएशन होता है तो क्या करना है। तो सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन में जो लगने वाले हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक, उन कॉन्सेप्ट को जब हम डिस्कस करेंगे उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान क्या रखना है कि सपोज दैट आपके पास एक रॉड है। ओके, सपोज दैट आपके पास एक ऐसे रॉड है l लेंथ की, m मास की, और ये रॉड हिंज नहीं है। ओके, बस जस्ट रखी हुई है। एक पार्टिकल है m मास का जो इससे ऐसे आ रहा है, सपोज बी वेलोसिटी, और से और कोलिजन करता है। ठीक, कोलिजन करता है। तो अगर यहाँ पे जब कोलिजन होगा तो कोलिजन के टाइम पे ये रॉड पे एक नॉर्मल लगाएगा, रॉड पार्टिकल पे एक नॉर्मल लगाएगी। ठीक, जब पार्टिकल ऐसे रॉड से आके टकराएगा तो एक नॉर्मल लगाएगा, रॉड भी पार्टिकल पे एक नॉर्मल अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। बट दिस नॉर्मल इज इंटरनल फोर्स। ओके, इंटरनल फोर्स है। अगर हम पूरे को एक सिस्टम मान लें तो ये कैंसिल हो जाएंगे। जितना नॉर्मल रॉड पार्टिकल पे लगा गए उतना ही पार्टिकल रॉड पे लगा गए अपोजिट डायरेक्शन में। सो इंटरनल फोर्स है ये। तो अगर हम सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स देखें इस केस में, जब आपकी रॉड हिंज नहीं है तो इस केस में जो आपके सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स है F एक्सटर्नल, दैट इज 0। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा तो हम बोल सकते हैं कि जो लीनियर मोमेंटम सिस्टम का है दैट विल बी कंजर्व्ड। सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज बेसिकली रॉड प्लस पार्टिकल। तो रॉड और पार्टिकल का जो आपका इनिशियल लीनियर मोमेंटम था वही फाइनल लीनियर मोमेंटम होगा, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन अवर सिस्टम। ओके, गुड। पहला कॉन्सेप्ट हमने ये सीखा। दूसरा कॉन्सेप्ट हम और सीखते हैं। यहां पर जब ये टकराएगा आके, ठीक, तो कोई भी एक्सटर्नल नॉर्मल इंटरनल फोर्स है। तो अगर हम बात करें तो कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं आएगा, कोई भी टॉर्क एक्सटर्नल नहीं आएगा। ठीक, तो अगर पूरे सिस्टम पर टॉर्क एक्सटर्नल 0 है तो क्या कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम, L कंजर्व। अच्छा,
टॉर्क आप किसी भी पॉइंट के अबाउट देख लें, चाहे आप मिड के सेंटर के अबाउट टॉर्क देखें, चाहे आप इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखें, चाहे आप इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखें, चाहे आप किसी और पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखें, कोई आउटसाइड पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखें, क्योंकि टॉर्क आप किसी पॉइंट के अबाउट डिफाइन करोगे ना, ठीक है। तो हर एक पॉइंट के अबाउट आप देखेंगे टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट, यू कैन से अबाउट एवरी पॉइंट टॉर्क इज 0. So you can say angular momentum is conserved about every point. आप किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हो अगर आपकी रॉड हिंज्ड नहीं है तो यहां पर सेम ये चीजें हैं। लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट कंजर्व रहेगा क्योंकि यहाँ पे आपकी रॉड हिंज नहीं है, हमने आपको बताया, और टॉर्क एक्सटर्नल 0 है सभी पॉइंट के अबाउट। चाहे आप यहाँ के अबाउट टॉर्क देखें, चाहे आप यहाँ के अबाउट टॉर्क देखें, चाहे आप यहाँ के अबाउट टॉर्क देखें, किसी के पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेंगे, नेट टॉर्क आपका 0 आएगा सिस्टम पे। नेट टॉर्क सिस्टम पे अगर 0 आएगा तो हर एक पॉइंट के अबाउट तो एंगुलर मोमेंटम भी आपका कंजर्व रहेगा, क्योंकि आपको ये पता होगा F इज इक्वल टू dp/dt एंड टॉर्क इज इक्वल टू dl/dt। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहां पर लगा सकते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट एवरी पॉइंट बिकॉज आवर रॉड इज नॉट हिंज्ड। ये चीज हमको समझ में आई। अब आपको एक कॉन्सेप्ट में और बताऊंगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ये चीज तो हमको समझ आई कि अगर आपकी रॉड हिंज नहीं है तो आपका टॉर्क जो है वो हर एक पॉइंट के अबाउट 0 है, तो आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। नाउ आई वांट टू टेल यू वन थिंग, यहां पर जो आपकी रॉड है आफ्टर कोलिजन की, मैंने आपको बताया था कि ये जो सिचुएशन है दिस इज योर इनिशियल सिचुएशन, ठीक है, दिस इज योर इनिशियल सिचुएशन एंड दिस इज योर फाइनल सिचुएशन। तो फाइनल सिचुएशन में जो आपकी रॉड है ना, दिस रॉड इज डूइंग CTR। सर व्हाट इज CTR? CTR इज कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। जो आपकी रॉड है ये आफ्टर कोलिजन ट्रांसलेट भी कर रही है एज वेल एज रोटेट भी कर रही है, इसी को बोलते हैं CTR, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। चल भी रही है और घूम भी रही है, जैसे आपके साइकिल का पहिया चलता भी है और घूमता भी है, तो उसको बोलते हैं CTR, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो जब ये रॉड CTR कर रही है तो उस केस में हमको इसका लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम पता होना चाहिए। तो अब एक ये हम पहले तो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं जो इस क्वेश्चन में लगने वाले हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट ये, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि CTR में लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम को लिखेंगे कैसे। CTR में लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिखा जाए, ठीक। तो जब भी सपोज दैट आपके पास एक रॉड है, मान लो आप ये V से चल रही है और ओमेगा से घूम भी रही है, V से चल रही है ओमेगा से घूम रही है। आप इसका लीनियर मोमेंटम लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखा जाए? तो देखिए CTR, कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन जो आपका होता है, ऑलवेज ब्रेक CTR इनटू 2 पार्ट्स। हम हमेशा ही CTR को 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एंड सेकेंड इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमेशा ही CTR को 2 पार्ट में ब्रेक किया जाता है। CTR को 2 तरीके से देखते हैं, एक विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास और एक सेंटर ऑफ मास। जैसे मान लो आप साइकिल का पहिया ले लो, तो साइकिल का पहिया अगर हम देखें तो वो चल भी रहा है और घूम भी रहा है। तो साइकिल के पहिया का सेंटर अगर हम देखें, ठीक, तो सबसे पहले हम देखें सेंटर ऑफ मास का मोशन। तो सेंटर ऑफ मास का मोशन होता है लीनियर मोशन, ट्रांसलेट करता है ये सिर्फ, ठीक। और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कैसा मोशन मिलेगा? सर्कुलर मोशन। तो इसीलिए CTR 2 मोशन का कॉम्बिनेशन भी हम बोल सकते हैं, सर्कुलर मोशन प्लस ये कैसा करता है? ट्रांसलेट करता है। या आप बोल सकते हैं कि ये सिर्फ एक सीधी लाइन में चलता है। तो जैसे मैं बोलूं कि सर्कुलर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक, आप लिख लेना स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। So always break CTR into 2 parts, one with respect to center of mass and second is center of mass। तो center of mass का मोशन कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन।
और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कैसा मोशन होता है, सर्कुलर। तो इसमें हम सारी क्वांटिटी लिखते हैं, बट अभी इस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि अगर आपकी रॉड हिंज नहीं है तो आपको लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाना है। तो आपको मैं दो ही क्वांटिटी बताऊंगा, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम अगर आप इस रॉड का लिखेंगे तो इस समय पे लीनियर मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ होगा m इंटू VCM। अगर हम इसको सेंटर ऑफ मास की स्पीड बोल दें, इस रॉड का मास m बोल दें, तो ऐसा क्यों? तो ये तो भाई सीधा जैसा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं वैसा ही हो गया, सर्कुलर वाला केस का तो कुछ लिखा ही नहीं। तो हम अगर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लीनियर मोमेंटम देखेंगे, ये वाला पार्ट, ये इस केस में 0 होगा। क्यों? क्योंकि जितने से ये वाला पार्ट आगे v से जा रहा है उतने से इधर वाला पार्ट पीछे v से जा रहा है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखेंगे या सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ऊपर वाले जितने भी पार्टिकल छोटे छोटे हम मान सकते हैं उसका लीनियर मोमेंटम नीचे वाले लीनियर मोमेंटम से कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ जब हम लीनियर मोमेंटम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, P इक्वल टू m इंटू VCM, जैसा कि हम स्ट्रेट लाइन मोशन में लिखते हैं। यहाँ पे सर्कुलर मोशन की वजह से जो हम लिख रहे हैं वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना ही इस बॉडी का ऊपर की तरफ है उतना ही ये बॉडी के जो नीचे वाले पार्ट है वो इस तरफ मूव हो रहे हैं। तो टोटल नेट लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज 0। यू कैन से विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आप देखेंगे तो 0 होगा। तो ये तो हो गया लीनियर मोमेंटम की बात। नाउ लेट्स डिस्कस एंगुलर मोमेंटम। अगर हमने एंगुलर मोमेंटम डिस्कस कर लिया, फिर हम आगे क्वेश्चन पे उनको डिस्कस करेंगे। वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो भाई। एंगुलर मोमेंटम की बात करें, सपोज दैट यू हैव अ बॉडी, सपोज दैट क्योंकि हमारे पास रॉड है इसलिए हम रॉड ही मान लेते हैं, और आप एंगुलर मोमेंटम हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट लिखते हैं। तो हम सपोज दैट इस O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहते हैं, एंगुलर मोमेंटम अबाउट O। तो क्या होगा, ये V से चल रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, VCM से मान लेते हैं चल रहा है। इसका जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है दैट इज सपोज दैट R। ठीक, तो मैंने बोला कि CTR में हमेशा ही दो पार्ट में ब्रेक कर लो, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास और प्लस सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का तो हम लीनियर मोमेंटम लिख दें। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास मतलब हम इसको एक पार्टिकल जैसे ट्रीट करें। सेंटर ऑफ मास को तो क्या लिखेंगे, m इंटू R क्रॉस VCM। ये तो हो गया ये वाला पार्ट सेंटर ऑफ मास का। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास होता है सर्कुलर मोशन, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया भी था, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास होता है सर्कुलर मोशन। तो इसमें जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी ICM इंटू ओमेगा। ठीक, तो एंगुलर मोमेंटम को इस तरीके से लिखते हैं। अब सपोज दैट हमने ये O के अबाउट लिखा, अगर हम रॉड के अबाउट लिख दें, सॉरी रॉड के सेंटर के अबाउट लिखे एंगुलर मोमेंटम अबाउट P, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बोलो भाई? ये वाला टर्म तो गया क्योंकि R ही 0 हो गया, सिर्फ क्या लिखोगे, ICM इंटू ओमेगा। इसी के अबाउट आप लिख सकते हो। देखिए मैंने ये LP, P पॉइंट के अबाउट लिखा, O पॉइंट के अबाउट ये होगा, क्योंकि P पॉइंट के अबाउट जो आप विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिख रहे हैं ये वाला फैक्टर तो आ रहा है, बट सेंटर ऑफ मास का खुद का जो लीनियर मूवमेंट एंगुलर मोमेंटम हो गया वो 0 हो गया, क्योंकि आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लिख रहे हो। ओके, सो दिस इज कॉन्सेप्ट दैट इज रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम। नाउ लेट्स कम टू दिस प्रॉब्लम। जैसा कि मैंने बताया, यहां पर आपका एक पार्टिकल है m मास का, जो इस तरफ आते हुए इससे कोलिजन करता है। ठीक, ये बिफोर कोलिजन की सिचुएशन है, ये बिफोर कोलिजन की सिचुएशन है, ये आफ्टर कोलिजन है या फाइनल सिचुएशन है। सो हमको सबसे पहले पता है कि रॉड हिंज नहीं है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन का डिस्कशन कुछ इस तरीके से है। सॉल्यूशन क्वेश्चन का क्या है हमको पता है। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, देखिए जब ये पार्टिकल ऐसे रॉड से आके टकराएगा, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, there is no external force present in our system. You can see here F external is 0, ठीक, हमारे सिस्टम पे। So linear momentum of the system is conserved। तो सबसे पहले तो हम यही लगाते हैं कि लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल, अब हम लिखते हैं इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। इनिशियल में सिर्फ किसके पास मोमेंटम है, पार्टिकल के पास। रॉड कैसी है, रेस्ट पे। सो लेट मी राइट P initial is equals to P final. So what is initial linear momentum, mv naught, क्योंकि किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल के पास। रॉड आपकी कैसी है, रेस्ट पे है।
चलिए फाइनल लीनियर मोमेंटम बताइए क्या होगा। ये तो हो गया इनिशियल। फाइनल में आपका जो पार्टिकल है वो v स्पीड से जा रहा है और जो रॉड है वो भी कितनी स्पीड से जा रही है, v से जा रही है, मतलब रॉड के सेंटर की स्पीड v है। तो मैंने क्योंकि आपको बताया कि CTR में लीनियर मोमेंटम सिर्फ m इंटू VCM होता है, तो इसीलिए दोनों का ही लीनियर मोमेंटम कितना होगा, mb पार्टिकल का भी और mb रॉड का भी। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट v इक्वल्स टू v0/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ वी कैन यूज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। L इनिशियल इज इक्वल्स टू L फाइनल, बट हमने आपको बताया यहां पे अबाउट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा बिकॉज योर रॉड इज नॉट हिंज्ड। ओके, तो अगर हर एक पॉइंट के अबाउट कंजर्व रहने वाला है तो हम किसके अबाउट करें, तो सेंटर आसान रहेगा। ठीक, सेंटर सबसे आसान चीज है, तो हम एंगुलर मोमेंटम सेंटर के अबाउट लिखते हैं। ठीक, L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल, अबाउट सेंटर लिख रहे हैं हम। ठीक, ऐसा नहीं है हर एक पॉइंट के अबाउट करना रहेगा, आपकी चॉइस आप लगा सकते हो, बट हम सिर्फ सेंटर के अबाउट लिखेंगे। तो सेंटर के अबाउट अगर हम लिखें, देखो बेटा, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें इधर, ये वाला पार्टिकल कुछ ऐसे आ रहा है, कितनी हाइट पे आ रहा है, h हाइट पे। तो सेंटर के अबाउट इसका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट विल बी mb r परपेंडिकुलर, तो मास से m स्पीड है v0 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है h, सो mb नॉट h। ठीक, कितना, mb नॉट h फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो फाइनल में आपका देखिए रॉड भी मूव कर रही है और पार्टिकल भी मूव कर रहा है। तो क्योंकि हमने सेंटर के अबाउट लिखा, ये चीज ध्यान रखना, अभी भी पार्टिकल की जो हाइट होगी यहां से वो तो h ही होगी, परपेंडिकुलर हाइट। ठीक, क्योंकि रॉड घूम गई लेकिन रॉड के सेंटर से हम देखेंगे परपेंडिकुलर हाइट h ही होगी। जस्ट हम देखें अगर तो, ठीक, क्योंकि आपकी रॉड ऐसे घूम रही है प्लस चल भी रही है, तो अभी भी परपेंडिकुलर हाइट h रहेगी। तो अगर हम कोलिजन के जस्ट बाद ये कंजर्वेशन लगाते हैं तो क्या होगा, मास m, स्पीड v और परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से कितनी h, mbh प्लस अभी रॉड का एंगुलर मोमेंटम लिखना बाकी है। तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट लिखना है, सेंटर के अबाउट लिखना है। किसके अबाउट, सेंटर के अबाउट। और देखिए सेंटर के अबाउट CTR में मैंने क्या लिखा, सिर्फ और सिर्फ ICM इंटू ओमेगा। CTR में सेंटर के अबाउट LP ICM ओमेगा होगा। अगर आपको ओरिजिन के अबाउट लिखना होता तब आप ये लिखते हैं। ठीक, तो ICM इंटू ओमेगा लिख दीजिए। तो ICM कितना, mL² इंटू ओमेगा। ठीक, तो यहां से हमको मिल रहा है, अगर हम v की वैल्यू पुट कर दें v0/2 तो हमको मिलेगा mb0h/2 इज इक्वल टू mL² इंटू ओमेगा। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट ओमेगा इज इक्वल टू m से m कैंसिल हो गया, 6v0, ओके, 6v0h डिवाइड बाई L²। आई थिंक आई एम राइट। ओके, सो ओमेगा आपको मिलेगा 6v0h/mm। ठीक है, L², बिल्कुल सही। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। बट हमको तो लेंथ निकालना है। अभी एक चीज हम और यहाँ पर लगा सकते हैं। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट थिंग, यहाँ पे देखिए इलास्टिक कोलिजन दिया है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1, ये और लगा सकते हैं। ठीक है, और हम इसको पॉइंट मास जैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, चलिए मैं आपको यहाँ पर बनाता भी हूँ क्या सिचुएशन है। देखिए कोलिजन से पहले ये सिचुएशन है, ये सेंटर से मान लेते हैं h डिस्टेंस पे, और कोलिजन के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन है कि ये m v से जा रहा है, ये रॉड जो है ये चल भी रही है, प्लस एज वेल एज ट्रांसलेटिंग एज वेल एज रोटेटिंग। ठीक, तो अगर हम इसके जस्ट जहां पे कोलिजन हुआ उस वाले पॉइंट की स्पीड लिखेंगे, दैट विल बी v प्लस ओमेगा h। ये सर कैसे लिखा, जैसे आपके पास कोई रॉड है, ये इधर v से चल रही है, इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड v है और ये ओमेगा से घूम रही है, तो इस वाले पॉइंट की स्पीड होगी v प्लस ओमेगा L/2, अगर ये टोटल लेंथ L है तो। ठीक, क्योंकि ये डिस्टेंस L/2 है। अगर हम इस पॉइंट की स्पीड लिखेंगे दैट विल बी v माइनस ओमेगा L/2। ठीक है, तो ये इस तरीके से। तो अगर कोई h हाइट पे पॉइंट है उसकी स्पीड होगी v प्लस ओमेगा h, अगर यहां से h हाइट पे है। ठीक है, तो इसलिए
जो इस बार h जो जिस पॉइंट पे कोलिजन हुआ उस पॉइंट की जस्ट रॉड पे अगर हम स्पीड देखें तो दैट इज v प्लस ओमेगा एच, और इस पार्टिकल की v। तो थर्ड इक्वेशन वी कैन यूज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। E is equal to what is velocity of separation। ये वाला पॉइंट कितने से आगे जा रहा है, v प्लस ओमेगा एस से, और ये v से। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑब्वियस सी बात है हमेशा कोलिजन के बाद होती है। आप रियल लाइफ में हर जगह देखते होंगे सेपरेशन कोलिजन के बाद होता है। कोलिजन से पहले अप्रोच करते हैं और कोलिजन के बाद सेपरेट हो जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा दैट इज इक्वल टू b प्लस ओमेगा एच माइनस b, क्योंकि ये आपका आफ्टर कोलिजन होगा और बिफोर कोलिजन दोनों पास आते हैं, रॉड और पार्टिकल पास आ रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज v नॉट। And you can put E is equals to 1 because it is given that collision is elastic. Okay, so what you will get, this V and V will cancel out, omega h equals to V naught, so you can put h is equals to V naught by omega. Okay, h is equals to V naught by omega. Now let me put here, or you can say omega is equals to, wait a minute, omega is equals to V naught by h. This is equation number 3. Now y2 and 3 you can write y2 and 3, what you can write, omega is v naught by h, so this is v naught by h is equals to 6v naught h upon l square, 6v naught h upon l square. So from here you will get h square equal to l square by 6, so from here you will get h is equals to l by root 6. So this is your correct answer. ओके, तो हमने आंसर निकाल लिया, बट ये काफी अच्छा क्वेश्चन आपके टीआईएफआर एग्जाम में पूछा गया था। क्या कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है। आपको सीटीआर कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन का एकदम डीप नॉलेज होना चाहिए, कोलिजन आपको अच्छे से आना चाहिए, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जब कोलिजन हो रहा है देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, सो लीनियर मोमेंटम कंजर्व, देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क ऑन आवर सिस्टम। अगर हम देखें पूरे सिस्टम पे जो नेट टॉर्क है वो जीरो है, ठीक है। टॉर्क अगर हम नेट देखें सिस्टम पे, पूरे सिस्टम पे, तो वो जीरो है, तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व और हर एक पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, ये एक खास बात है। बट क्वेश्चन में बेटा हमने क्या यूज किया, सेंटर के अबाउट लगाया, ठीक है, सेंटर के अबाउट लगाया। आपने देखा होगा सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखा, इसीलिए सिर्फ इस फैक्टर को लिखा ICM इंटू ओमेगा। सो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। आपको पता होना चाहिए कि सीटीआर में एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिखा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि सीटीआर में लीनियर मोमेंटम को कैसे लिखा जाता है, और आपको पता होना चाहिए कोलिजन क्या है और इस केस में कैसे लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन मैं इसलिए भी लेके आया क्योंकि काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल था। जो लोग IIT जैम या TIFR एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और ऐसा क्वेश्चन एक बार और नेक्स्ट आया हुआ है TIFR में ही, तो मीन्स रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आ चुके हैं इससे 2-3 बार TIFR के ही एग्जाम में, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, सो इट्स ऑल फॉर टुडेज, होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।